जो बिस्किट का पैकेट 10 रुपए का था वो अचानक 12 का क्यों हो गया? या फिर पेट्रोल की कीमतें वो हमेशा ऊपर नीचे क्यों होती रहती हैं? ये सब दोस्तों इन्फ्लेशन और रिसेशन का खेल है और यही वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें यूपीएससी प्रीलिम्स में बार बार पूछता है। बिल्कुल। तो आज हम सीधे यूपीएससी के एग्जाम हॉल में डाइव लगाएंगे और पेपर सेटर के दिमाग को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुश्किल टॉपिक्स मक्खन की तरह समझ आ जाएं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए लाइक भी कीजिए और वो घंटी वो जरूर बजा देना क्योंकि कोई भी सेशन मिस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो वेलकम एवरीवन, आज हमारा मिशन है इन्फ्लेशन और रिसेशन पर पूछे गए 6 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिकोड करना। एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। यस, बिल्कुल एग्जैक्ट ऑर्डर में जैसे वो एग्जाम्स में अपीयर हुए। हम अपनी जर्नी 2015 से शुरू करेंगे। अच्छा, दो फंडामेंटल क्वेश्चंस देखेंगे। सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स कौन पब्लिश करता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का कोर लॉजिक क्या है। ओके। फिर हम 2020 के उस क्लासिक सीपीआई वर्सेस डब्ल्यूपीआई वाले सवाल पर जंप करेंगे। उसके बाद 2021 से दो रियल वर्ल्ड सिनेरियो क्वेश्चंस। रिसेशन वाला, राइट? हाँ, कि रिसेशन में गवर्नमेंट क्या करती है और डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कॉजेस क्या हैं। और आखिर में 2022 का एक सीधा सवाल कि इंडिया में प्राइस स्टेबिलिटी की जिम्मेदारी आखिर है किसकी। वाओ, ये तो पूरा टाइमलाइन कवर हो गया। हाँ, ये एक लंबा डिटेल सेशन होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लेट्स अनपैक दिस। हमारा पहला सवाल है यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 से। क्वेश्चन है, which of the following brings out the consumer price index number for industrial workers? और ऑप्शंस है A, the Reserve Bank of India, B, the Department of Economic Affairs, C, the Labor Bureau और D, the Department of Personnel and Training। तो यहाँ का माइक्रो थीम बिल्कुल साफ है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। राइट। तो ऑप्शंस देखने से भी पहले चलो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आखिर ये सीपीआई है क्या? हाँ, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिकली सीपीआई या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को एक सरकारी शॉपिंग बास्केट की तरह सोचो। शॉपिंग बास्केट। हाँ, इंटरेस्टिंग। हाँ। इस बास्केट में वो सारे जरूरी गुड्स और सर्विसेज डालते हैं जो एक एवरेज फैमिली कंज्यूम करती है, जैसे आटा, दाल, सब्जियां, कपड़े, घर का किराया, ट्रांसपोर्ट, बच्चों की स्कूल फीस। ओके, रेगुलर खर्चे। करेक्ट। फिर वो टाइम के साथ इस सेम बास्केट की टोटल कीमत को ट्रैक करते हैं। अगर पिछले महीने बास्केट की कीमत 5,000 रुपए थी और इस महीने 5,200 रुपए है, तो ये जो इंक्रीज है इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अच्छा, तो ये कंज्यूमर लेवल पर महंगाई नापने का एक टूल है। एग्जैक्टली। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल लें। मान लो मेरी फैमिली की जो टिपिकल मंथली शॉपिंग लिस्ट थी वो 2023 में 10,000 रुपए की आती थी। ओके। और अब 2024 में वही सेम टू सेम चीजें मुझे 10,800 रुपए की पड़ रही हैं। तो ये जो 8% का प्राइस राइज हुआ, सीपीआई बेसिकली इसी को ट्रैक कर रहा है, जो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। परफेक्ट एग्जाम्पल। अब चलो करते हैं एक डीप ऑप्शन एनालिसिस। लेट्स डू इट। सबसे पहले क्वेश्चन स्टेम चेक। यहाँ स्पेसिफिक कीवर्ड्स पर ध्यान दो। सवाल सिर्फ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में नहीं पूछ रहा। हाँ, उसमें लिखा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। यस, ये स्पेसिफिसिटी ही इस क्वेश्चन का की है। ये एक स्पेशलाइज्ड इंडेक्स है, जनरल नहीं। राइट। तो इस लॉजिक से ऑप्शंस देखते हैं। चलो ऑप्शन बाय ऑप्शन डाइसेक्ट करते हैं। ऑप्शन ए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो, आरबीआई इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी का बिग बॉस है। हाँ, इंटरेस्ट रेट्स वही सेट करते हैं। करेक्ट। उनका काम है इंटरेस्ट रेट्स सेट करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। वो डेटा को यूज करते हैं, एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, लेकिन वो खुद जाकर इस तरह का ग्राउंड लेवल डेटा कलेक्ट नहीं करते। मतलब ये उनका प्राइमरी फंक्शन नहीं है। नहीं है। सो आरबीआई इज आउट। मेक सेंस। तो आरबीआई एक डेटा कंज्यूमर है, इस केस में डेटा कलेक्टर नहीं। बाकी डिपार्टमेंट्स का क्या? अब देखते हैं ऑप्शन बी, द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। इनका मेन काम यूनियन बजट और ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मेशन से जुड़ा है। तो ये भी पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। हाँ, प्राइमरी डेटा कलेक्शन नहीं, तो ये भी गलत है। फिर है ऑप्शन डी, द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यानी डीओपीटी। ये तो और भी दूर है। हाँ, ये तो सिविल सर्वेंट्स की रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग से रिलेटेड है। बिल्कुल, इनका सीपीआई से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तो भाई एलिमिनेशन ही हम सही आंसर तक पहुंच गए। हाँ, जो है ऑप्शन सी, द लेबर ब्यूरो। ये करेक्ट आंसर है। जैसा नाम से ही क्लियर है, लेबर ब्यूरो का काम ही है लेबर और वर्कर्स से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट और एनालाइज करना। तो ये तो लॉजिकल है कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए इंडेक्स उन्हीं के डोमेन में आएगा। एकदम। तो यहाँ पर कुछ जरूरी पेरिफेरल नॉलेज भी काम आएगा। इसका मतलब है कि सबके लिए एक सिंगल सीपीआई नहीं होता। एब्सोल्युटली। और ये एक बहुत कॉमन ट्रैप है। जो मेन सीपीआई हम न्यूज में सुनते हैं, जिसे आरबीआई अपनी पॉलिसी डिसीजंस के लिए यूज करता है, वो है सीपीआई कंबाइंड। अच्छा, जो रूरल और अर्बन दोनों को कवर करता है। हाँ, वो डेटा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ रिलीज करता है। वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर है। लेकिन इंडस्ट्रियल वर्कर्स या एग्रीकल्चरल लेबरर्स या रूरल लेबरर्स जैसे स्पेसिफिक सेगमेंट्स के लिए डेटा लेबर ब्यूरो कंपाइल करता है। जरा सोचो, ये इंस्टीट्यूशनल स्पेशलाइजेशन का मामला है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसे याद रखने का कोई तरीका? हाँ, एक सिंपल सा मेमोरी हैक है। बस कीवर्ड्स को कनेक्ट करो। क्वेश्चन में लेबरर्स के बारे में पूछा है। हाँ। और आंसर है लेबर ब्यूरो। लेबर के बाद लेबर ब्यूरो के साथ सिंपल कनेक्शन। परफेक्ट। तो हमारा मिनी रिकैप ये है, आम जनता के लिए जनरल सीपीआई रिलीज करता है एनएसओ, लेकिन स्पेसिफिक सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स लेबर ब्यूरो का काम है। क्रिस्टल क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो लेबर ब्यूरो का डेटा हमें यह बताता है कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए इन्फ्लेशन कितना है। अब इससे अगला लॉजिकल सवाल ये बनता है कि इसके बारे में किया क्या जा सकता है। राइट, हाउ टू कंट्रोल इट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूपीएससी ने ठीक यही सवाल उसी साल 2015 में पूछा।
क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। और ऑप्शंस हैं ए कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, B. The Reserve Bank of India has no role in controlling the inflation. C. Decreased money circulation helps in controlling the inflation. Or D. Increased money circulation helps in controlling the inflation. यहाँ का माइक्रो थीम है इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग मेजर्स। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट। इन्फ्लेशन की सबसे सरल डेफिनेशन है टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। बहुत सारा पैसा कम सामान के पीछे। बिल्कुल, हाँ। मतलब इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा घूम रहा है, लेकिन खरीदने के लिए जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो लिमिटेड है। जब सबके पास ज्यादा पैसा होगा और सब वही चीजें खरीदना चाहेंगे तो सेलर्स दाम बढ़ा देंगे। राइट। वही इन्फ्लेशन है। अब एनालाइज करने से पहले थोड़ा एलिमिनेशन लॉजिक यूज करते हैं। ऑप्शंस सी और डी को ध्यान से देखो। एक कह रहा है डिक्रीज मनी सर्कुलेशन और दूसरा इंक्रीज मनी सर्कुलेशन। ये तो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। एग्जैक्टली। और यूपीएससी एमसीक्यूज में जब भी आपको ऐसे दो ऑप्शंस मिले जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो 90% से ज्यादा चांस है कि आंसर उन्हीं में से एक है। इससे आपका फोकस इमीडिएटली नैरो हो जाता है। ये बहुत ब्रिलियंट एग्जाम स्ट्रेटजी है। तो इसको अप्लाई करते हैं, डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। चलो पहले उन ऑप्शंस को हटाते हैं जो आसानी से एलिमिनेट हो सकते हैं। ओके। ऑप्शन ए कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। ये जो ओनली शब्द है ये एक एक्सट्रीम कीवर्ड है। हाँ। हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल एक ड्यूअल एफर्ट है। हाँ। गवर्नमेंट अपनी फिजिकल पॉलिसी यूज करती है जैसे टैक्सेस और स्पेंडिंग, हाँ। और आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ। तो ये कहना कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम है, ये तो गलत हो गया। बिल्कुल गलत। और ऑप्शन बी तो उससे भी ज्यादा एक्सट्रीम है। ये कहता है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल। ये तो बिल्कुल ही गलत है। हाँ, ये तो फ्लैट आउट इनकरेक्ट है। इनफैक्ट इन्फ्लेशन कंट्रोल करना तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का प्राइमरी मैंडेट है। करेक्ट। तो ऑप्शन बी भी बाहर। हाँ। अब हमारे पास बचे हैं हमारे दो ऑपोजिट ऑप्शंस, सी और डी। चलो ऑप्शन डी को एनालाइज करते हैं। इंक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। अब हमारी डेफिनेशन पर वापस आते हैं। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। अगर हम मनी सर्कुलेशन और बढ़ा देंगे तो हम प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हैं। और ज्यादा पैसा उसी लिमिटेड सामान के पीछे भागेगा और कीमतें और ऊपर जाएंगी। तो ये तो गलत है। लॉजिकली गलत है, जिससे हम अपने करेक्ट आंसर पर पहुंचते हैं। ऑप्शन सी डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। ये बिल्कुल अकल की बात लगती है। हाँ, अगर आप सिस्टम से पैसा कम कर दें, जैसे आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दे, तो बोरोइंग महंगी हो जाएगी। लोग और कंपनीज कम लोन लेंगे और कम खर्च करेंगे। इससे ओवरऑल डिमांड कम होगी और प्राइसेस को ठंडा होने का मौका मिलेगा। एग्जैक्टली। इसको याद रखने के लिए एक मेमोरी हैक बताती हूँ। इमेजिन करो कि इन्फ्लेशन एक भड़कती हुई आग है। ओके। और इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो उस पर डाला जा रहा है फ्यूल है। आग को कंट्रोल करने के लिए आप और फ्यूल डालेंगे या फ्यूल की सप्लाई काट देंगे? ऑब्वियसली फ्यूल सप्लाई काट देंगे। हाँ, तो इन्फ्लेशन की आग को कंट्रोल करने के लिए आपको फ्यूल यानी मनी सर्कुलेशन को डिक्रीज करना पड़ेगा। वाह, ये एनालॉजी तो बिल्कुल साफ कर देती है कॉन्सेप्ट को। तो मिनी रिकैप ये हुआ, इन्फ्लेशन कंट्रोल का सीधा फंडा है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम करो ताकि ओवरऑल डिमांड नीचे आ जाए। इट्स एज सिंपल एज दैट। परफेक्ट। तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि आरबीआई का इन्फ्लेशन कंट्रोल में की रोल है, लेकिन अपना काम ठीक से करने के लिए उन्हें सही डेटा, सही इंडेक्स चाहिए। हाँ, और ये हमें एक क्लासिक यूपीएससी बैटल ग्राउंड पर ले आता है, दो मेजर इन्फ्लेशन इंडिसेस के बीच का फर्क। चलो अब जंप करते हैं साल 2020 पर। यस, ये बहुत ही फेमस सवाल है यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 से। Consider the following statements. Statement 1. The weightage of food in Consumer Price Index, CPI, is higher than that in Wholesale Price Index, WPI. Statement 2. The WPI does not capture changes in the prices of services, which CPI does. Statement 3. Reserve Bank of India has now adopted WPI as its key measure of inflation and to decide on changing the key policy rates. और पूछा है, which of the statements given above is are correct? Options हैं A. 1 and 2 only, B. 2 only, C. 3 only, या D. 1, 2 and 3. इसका माइक्रो थीम है एक डायरेक्ट कंपैरिजन सीपीआई वीएस डब्ल्यूपीआई। राइट। चलो इसको पीस बाय पीस ब्रेक डाउन करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट का एक रिफ्रेशर। जैसा हमने देखा, सीपीआई कंज्यूमर लेवल पर प्राइस चेंजेस को ट्रैक करता है, वो कीमत जो आप और मैं रिटेल स्टोर पर पे करते हैं। और डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल या फैक्ट्री गेट लेवल पर प्राइसेस को ट्रैक करता है, वो कीमत जो एक दुकानदार बल्क में खरीदते वक्त पे करता है। ओके, अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। लेट्स डू अ स्टेटमेंट सर्जरी। The weightage of food in CPI is higher than that in WPI. ये सही लग रहा है। एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड के मंथली बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाने पर जाता है। बिल्कुल, इसीलिए ये करेक्ट है। इस रियलिटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए सीपीआई कंबाइंड की बास्केट में फूड एंड बेवरेजेस को काफी हाई वेटेज दिया जाता है, लगभग 45-50%। और WPI में? WPI की बास्केट में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का वेटेज सबसे ज्यादा होता है और फूड का वेटेज काफी कम। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। ओके, ये लॉजिकल है। अब स्टेटमेंट 2. The WPI does not capture changes in the prices of services which CPI does. ये भी सही लग रहा है। आप होलसेल मार्केट में हेयर कट या डॉक्टर की कंसल्टेशन या मूवी टिकट जैसी सर्विसेज नहीं खरीद सकते। You've hit the nail on the head. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। WPI अपने नेचर से ही सिर्फ टेंजिबल गुड्स की कीमत ट्रैक करता है। हाँ, सर्विसेज तो इंटेंजिबल होती हैं। राइट। और वो होलसेल ट्रेड में नहीं आती। सीपीआई दूसरी तरफ कंज्यूमर की कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेजर करने के लिए बना है, जिसमें गुड्स जैसे ग्रोसरीज और सर्विसेज जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट दोनों शामिल हैं।
ये इन दोनों इंडिसेस के बीच एक फंडामेंटल फर्क है। ओके, सो 1 एंड 2 दोनों करेक्ट हैं। अब आते हैं क्रूशियल थर्ड स्टेटमेंट पे, जो हमारा आंसर बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। स्टेटमेंट 3, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड WPI एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। वेट अ मिनट, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। क्यों? अभी तक की हमारी डिस्कशन के हिसाब से क्या आरबीआई के लिए सीपीआई यूज करना ज्यादा सेंस नहीं बनाता, क्योंकि वो एक्चुअल कंज्यूमर्स के प्राइसेस को रिफ्लेक्ट करता है? तुम्हारी इंट्यूशन बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। अच्छा। और यहाँ थोड़ा सा पेरिफेरल नॉलेज बहुत जरूरी है। 2014 से पहले आरबीआई WPI को ही अपना मेन इन्फ्लेशन मेट्रिक मानता था। ओह, ओके। लेकिन उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद आरबीआई ने एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट किया। उन्होंने ऑफिशियली सीपीआई को मॉनेटरी पॉलिसी का एंकर बना लिया। वाओ। और ये सिर्फ एक टेक्निकल चेंज नहीं था, ये एक फिलोसॉफिकल चेंज था। आरबीआई इफेक्टिवली कह रहा था कि अब हम पॉलिसी उस कीमत पर बनाएंगे जो आप कोने की दुकान पर देते हैं, ना कि उस कीमत पर जो एक फैक्ट्री मालिक को मिलती है। इसने तो आम आदमी के इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस को इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी के सेंटर में ला दिया। बिल्कुल। ये कॉन्टेक्स्ट तो चीजों को बहुत क्लियर कर देता है। इससे तो एलिमिनेशन लॉजिक सुपर इजी हो गया। हाँ। हम अब 100% श्योर हैं कि स्टेटमेंट 3 गलत है। हाँ। तो हम ऑप्शंस और डी को इमीडिएटली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बचे ए और बी, और क्योंकि हमने कंफर्म कर लिया है कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, तो आंसर सीधा ए 1 एंड 2 ओनली हो जाता है। प्रिसाइसली। और एक छोटा सा मेमोरी हैक याद रखो, सी फॉर कंज्यूमर और सी फॉर सीपीआई, डब्ल्यू फॉर होलसेल और डब्ल्यू फॉर WPI। आरबीआई पॉलिसी किसके लिए बनाता है? कंज्यूमर के लिए। इसलिए वो क्या यूज करेगा? सीपीआई। एक्सीलेंट। तो मिनी रिकैप ये है, सीपीआई में फूड का वेटेज ज्यादा है, उसमें सर्विसेज इंक्लूडेड है, और वो आरबीआई का ऑफिशियल इन्फ्लेशन टारगेट है। सिंपल, राइट। तो हमने इन्फ्लेशन के बारे में डिटेल में बात कर ली, लेकिन इसकी ऑपोजिट प्रॉब्लम का क्या? जब इकोनॉमी ओवरहीट नहीं हो रही बल्कि स्लो डाउन हो रही है या श्रिंक हो रही है, यानी रिसेशन। हाँ, रिसेशन। और 2021 में यूपीएससी जानना चाहता था कि गवर्नमेंट को ऐसे क्राइसिस में कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 से। Which among the following steps is most likely to be taken at the time of an economic recession? A. Cut in tax rates accompanied by increase in interest rate. B. Increase in expenditure on public projects. C. Increase in tax rates accompanied by reduction of interest rate. Or D. Reduction of expenditure on public projects. माइक्रो थीम है काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। पहले कॉन्सेप्ट, रिसेशन है क्या? टेक्निकली इसकी डेफिनेशन है 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। मतलब इकोनॉमी श्रिंक कर रही है। हाँ, सरल शब्दों में इकोनॉमी छोटी हो रही है, कंपनीज कम प्रोडक्शन कर रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, और ओवरऑल स्पेंडिंग और कॉन्फिडेंस बहुत कम है। इकोनॉमी बेसिकली बीमार है और उसे एक डॉक्टर की जरूरत है। स्टिम्युलेट करना, यो पुश देना, ताकि वो फिर से चलने लगे। ओके, इस पुश वाले आइडिया को दिमाग में रखते हुए चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। लेट्स गो। ऑप्शंस ए और सी तो पॉलिसीज का एक कंफ्यूजिंग मिक्स लग रहा है। ऑप्शन ए कहता है टैक्स रेट्स कम करो, जो एक अच्छा कदम है ताकि लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा हो। लेकिन इसके साथ वो कह रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, इससे तो बोरोइंग महंगी हो जाएगी और स्पेंडिंग कम होगी। ये तो एक कदम आगे एक कदम पीछे वाली बात हो गई। एग्जैक्टली। ये कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसीज है। वही लॉजिक ऑप्शन सी पर भी अप्लाई होता है। रिसेशन में टैक्स बढ़ाना तो एक बहुत ही बुरा आइडिया है। हाँ, इससे तो लोगों की जेब से और पैसा निकल जाएगा जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। करेक्ट। इसके साथ इंटरेस्ट रेट कम करने से भी इसकी फंडामेंटल गलती ठीक नहीं होती। तो ए और सी दोनों बाहर। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन डी, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। अगर गवर्नमेंट भी अपना खर्चा कम कर देगी, जैसे रोड्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स पर, तो वो लोगों को नौकरी से निकालेगी, कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट्स रोक देगी। इससे तो इकोनॉमी से और पैसा सूख जाएगा, रिसेशन और गहरा हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो उसका ठीक उल्टा है जो करना चाहिए। तो अब हमारे पास करेक्ट आंसर बच गया है ऑप्शन बी, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। ये क्लासिक केन्जियन इकोनॉमिक्स अप्रोच है ना? परफेक्टली एक्सप्लेन्ड। जब प्राइवेट सेक्टर कमजोर होता है तब गवर्नमेंट आगे आती है। वो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर पैसा खर्च करती है, जिससे सीधे जॉब्स क्रिएट होती हैं। और इन नए लोगों को सैलरी मिलती है, वो जाके मार्केट में खर्च करते हैं, जिससे गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है, और इससे फैक्ट्रीज फिर से प्रोडक्शन शुरू करती हैं और एक वर्चुअस साइकिल शुरू हो जाता है। इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल? हाँ रियल लाइफ एग्जाम्पल ये सोचो, एक गाड़ी गहरे कीचड़ में फंस गई है। उसे निकालने के लिए आप उस पर और वजन डालेंगे या पीछे से धक्का देंगे? धक्का देंगे, ऑफ कोर्स। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन रिसेशन वो जरूरी धक्का है इकोनॉमी इंजन को फिर से स्टार्ट करने के लिए। पर इसके लॉन्ग टर्म रिस्क भी तो होंगे, जैसे हाई डेट। बिल्कुल, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन रिसेशन के लिए इमीडिएट आंसर तो स्पेंड करना ही है। इसके लिए एक मेमोरी हैक भी है। सोचो कि रिसेशन में इकोनॉमी को हल्का बुखार है और एनर्जी नहीं है। गवर्नमेंट डॉक्टर है, डॉक्टर क्या देना है? एनर्जी टॉनिक। अच्छा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स वही एनर्जी टॉनिक है। कुडंट हैव सेड इट बेटर। तो मिनी रिकैप ये है, रिसेशन के दौरान गवर्नमेंट का प्राइमरी टूल है अपना खर्चा बढ़ाना, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को किक स्टार्ट किया जा सके और डिमांड को बूस्ट मिले। वो गवर्नमेंट पुश या फिजिकल स्टिमुलस डिमांड को बूस्ट करने के लिए होता है। लेकिन क्या होगा अगर डिमांड बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाए? ये हमें पूरा सर्कल घुमाकर वापस हमारे मेन टॉपिक इन्फ्लेशन पर ले आता है। स्पेसिफिकली एक टाइप जिसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो 2021 का एक और सवाल था। यस, ये दिखाता है कि यूपीएससी कैसे कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करता है प्रीलिम्स 2021 से। With reference to the Indian economy, demand pull inflation can be caused increased by which of the following? 1. Expansionary policies. 2. Physical stimulus. 3. Inflation indexing wages. 4. Higher purchasing power. और 5. Rising interest rates. और कोड से करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। A. 1, 2 and 4 only. B. 3, 4 and 5 only. C. 1, 2, 3 and 5 only. D. 1, 2, 3, 4 and 5.
इसका माइक्रो थीम है कॉजेज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, पहले कॉन्सेप्ट। डिमांड पुल इन्फ्लेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसका नाम है। इकोनॉमी में डिमांड इतनी ज्यादा है कि वो कीमतों को ऊपर पुल कर रही है। वही हमारा पुराना दोस्त टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। हाँ, तो हमारा काम है उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना जो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा और स्पेंडिंग पावर देते हैं। करेक्ट। चलो एक स्टेटमेंट सर्जरी करते हैं। स्टेटमेंट 1, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट या तो टैक्स कम कर रही है या अपना खर्चा बढ़ा रही है। दोनों ही एक्शन से इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आएगा और डिमांड बढ़ेगी। तो ये तो एक क्लियर कॉज है। करेक्ट। स्टेटमेंट 2, फिस्कल स्टिमुलस। ये बेसिकली एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का ही एक स्पेसिफिक नाम है। गोल है इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना, तो इससे भी डिमांड बढ़ती है। करेक्ट। अब आते हैं एक ट्रिकी वाले पर। स्टेटमेंट 3, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। इसका मतलब अगर महंगाई 5% बढ़ी तो आपकी सैलरी भी ऑटोमेटिकली 5% बढ़ जाएगी। ये सुनने में तो लगता है कि इससे परचेजिंग पावर बढ़ रही है, लेकिन क्या ये नई डिमांड क्रिएट करता है? ये बहुत ही शार्प सवाल है। हाँ। और इसका जवाब है नहीं। अच्छा। ये एक सटल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस इन्फ्लेशन का एक कॉन्सिक्वेंस है। अच्छा। आपकी एग्जिस्टिंग परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। ये नई इन्फ्लेशन का कॉज नहीं है। मतलब अगर आपकी इनकम और चीजों की कीमतें दोनों 5% बढ़ गई तो आपकी रियल खरीदने की क्षमता तो वही रही ना। आप पहले से ज्यादा सामान नहीं खरीद सकते, इसलिए आप एडिशनल डिमांड क्रिएट नहीं कर रहे। गॉट इट। ये तो बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। राइट। अब स्टेटमेंट 4, हायर परचेजिंग पावर। ये तो सीधा है। अगर लोगों के पास किसी भी वजह से खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा है तो उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा है। वो ज्यादा गुड्स और सर्विसेज डिमांड करेंगे और प्राइसेस को ऊपर पुल करेंगे। करेक्ट। यस। और आखिरी में स्टेटमेंट 5, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। हमने ये पहले ही एक क्वेश्चन में एस्टैब्लिश किया है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लेशन को लड़ने का टूल है, उसे पैदा करने का नहीं। हाँ, इससे बोरोइंग महंगी होती है, मार्केट से पैसा कम होता है और इसलिए डिमांड घटती है, बढ़ती नहीं। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। यहाँ तो एलिमिनेशन लॉजिक बहुत पावरफुल है। स्टेटमेंट 5 ही गोल्डन की है। हम 100% सर्टेनिटी से जानते हैं कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स डिमांड और इन्फ्लेशन को कम करते हैं। राइट। तो कोई भी ऑप्शन जिसमें स्टेटमेंट 5 है वो गलत ही होगा। इस एक नॉलेज से ही ऑप्शंस बी, सी और डी एक झटके में एलिमिनेट हो गए। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ए, 1, 2 एंड 4 ओनली। कूल है ना? ये इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे स्मार्ट और सबसे तेज तरीका है। इसके लिए एक मेमोरी हैक। बस डिमांड पुल शब्द के बारे में सोचो। डिमांड को ऊपर कौन पुल कर रहा है? पैसा, मनी। अच्छा। जो भी चीज आपकी जेब में पैसा डालती है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, फिस्कल स्टिमुलस, हायर परचेजिंग पावर, वो डिमांड को पुल करेगी। जो चीज जेब से पैसा निकालती है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, वो उसे नीचे पुश करेगी। फैंटास्टिक। तो मिनी रिकैप है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन उन फैक्टर्स से होती है जो लोगों के हाथ में पैसा बढ़ाते हैं। और यहाँ बेस्ट एग्जाम ट्रिक थी उस एक स्टेटमेंट को ढूंढना जो डेफिनेटिवली गलत था और उससे बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट करना। प्रिसाइजली। अब हम इतने सारे डिटेल्ड मैकेनिज्म से गुजर चुके हैं। हमारे आखिरी सवाल के लिए, जो 2022 से है, यूपीएससी ने एक कदम पीछे लिया। उन्होंने एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पूछा, जैसे कि हमारे बेसिक्स का फाइनल चेक। हाँ, कि इतनी सारी डिस्कशन के बाद आखिर इंडिया में इस पूरे खेल का इंचार्ज कौन है? इसे खत्म करने का एक परफेक्ट तरीका। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 से। In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। माइक्रो थीम है इंस्टीट्यूशनल रोल्स इन द इकोनॉमी। पहले कॉन्सेप्ट। प्राइस स्टेबिलिटी एक ऐसी सिचुएशन है जहां कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। इसका मतलब जीरो इन्फ्लेशन नहीं है, बल्कि एक लो और प्रिडिक्टेबल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है। ये जरूरी क्यों है? ये स्टेबिलिटी बिजनेसेस और हाउस होल्ड्स के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो कॉन्फिडेंस के साथ फ्यूचर के लिए प्लान कर सकें। ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का फाउंडेशन है। ओके, अब ये एक फैक्चुअल सवाल है, तो चलो जल्दी से एक डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। ऑप्शन ए, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इनका काम कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करना, वेट्स और मेजर्स देखना और कंज्यूमर कंप्लेंट्स हैंडल करना है। जरूरी काम है, लेकिन ये मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है। इनकरेक्ट। राइट। ऑप्शन बी, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन। जैसा नाम से पता चल रहा है, इसका रोल गवर्नमेंट को एडवाइस करना है कि अपना खर्चा एफिशिएंटली कैसे मैनेज करें और वेस्टफुल स्पेंडिंग कम करें। तो ये गवर्नमेंट के बजट पर एक एडवाइजरी बॉडी है, इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं। करेक्ट। इनकरेक्ट। एफएसडीसी का क्या? वो तो एक पावरफुल बॉडी लगती है। ऑप्शन सी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, एफएसडीसी। ये एक हाई लेवल बॉडी है जिसे फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं। इसका काम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना है, ये इंश्योर करके कि सभी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स जैसे आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई के बीच कोऑर्डिनेशन हो। मतलब ये बिग पिक्चर और सिस्टमिक रिस्क्स को देखती है। हाँ, लेकिन ये इन्फ्लेशन कंट्रोल के डेटो के ऑपरेशंस नहीं करती, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो हमारे पास एक ही लॉजिकल आंसर बचा, ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई एक्ट 1934 और जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क बाद में अडॉप्ट किया गया, उसके तहत आरबीआई के पास ये साफ साफ लीगल मैंडेट है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करें जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना है। ये उनका कोर जॉब है। तो आखिरी मेमोरी हैक, सोचो कि इकोनॉमी का प्राइस लेवल उसका टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर को स्टेबल रखने के लिए थर्मोस्टैट किसके हाथ में है? देश के सेंट्रल बैंक के हाथ में। और इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। परफेक्ट एनालॉजी। मिनी रिकैप बहुत सिंपल है। इंडिया में प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की प्राइमरी लीगल जिम्मेदारी आरबीआई की है। फुल स्टॉप। वाह, सालों का क्या सफर था।
तो आज हमने जो भी सीखा है उसका एक फाइनल रिकैप करते हैं। जरूर। पहले हमने देखा कि स्पेशलाइज्ड डेटा जैसे सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जैसे लेबर ब्यूरो हैंडल करती है। सेकंड, हमने इन्फ्लेशन कंट्रोल का फंडामेंटल रूल सीखा। डिमांड को ठंडा करने के लिए आपको मनी सर्कुलेशन डिक्रीज करना पड़ेगा। थर्ड, हमने आरबीआई का मॉडर्न अप्रोच समझा। वो पॉलिसी मेकिंग के लिए सीपीआई यूज करता है, डब्ल्यूपीआई नहीं, क्योंकि वो कंज्यूमर की रियलिटी रिफ्लेक्ट करता है और उसमें सर्विसेज भी शामिल हैं। फोर्थ, एक क्राइसिस जैसे रिसेशन में गवर्नमेंट का सबसे जरूरी कदम है आगे आके पब्लिक स्पेंडिंग इंक्रीज करना ताकि जॉब्स और डिमांड क्रिएट हो। फिफ्थ, हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन को डीकोड किया, जो किसी भी ऐसे फैक्टर से होता है जो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा डालता है। और फाइनली हमने कंफर्म किया कि इंडिया में प्राइस स्टेबिलिटी का अल्टीमेट कस्टोडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। बिल्कुल। हमने देखा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने और ग्रोथ प्रमोट करने के इस नाजुक बैलेंस को कैसे मैनेज किया जाता है। लेकिन यहाँ एक आखिरी प्रोवोकेटिव थॉट है आप सबके लिए। क्या होता है जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने वाले टूल्स ही जैसे हाई इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज्यादा स्लो डाउन करने लगते हैं? ये तो एक डायलेमा है। एक इकोनॉमी को मैनेज करना अक्सर दो बुराइयों में से कम बुराई को चुनने जैसा लगता है। क्या कभी कोई परफेक्ट पेनलेस बैलेंस होता है या ये हमेशा एक ट्रेड ऑफ ही रहता है? इस पर सोचिएगा। ये एक फैंटास्टिक सवाल है जिस पर इस सेशन को एंड किया जाए। हमें उम्मीद है कि आपको इस बेहद डिटेल चर्चा में मजा आया होगा। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए सेट ऑफ चैलेंजेस के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप क्वेश्चन। सोचो आपका फोन चार्ज हो रहा है, आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर रहे हो और बाहर एक फ्लाईओवर बन रहा है। ये सब कैसे कनेक्टेड है? बेसिकली ये सभी चीजें हैं इंडिया के इकोनॉमिक इंजन के गियर्स। और आज हम इस इंजन को डाइसेक्ट करेंगे थ्रू द लेंस ऑफ सम रियली इंटरेस्टिंग यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस। ओके, लेट्स अनपैक दिस। पर इससे पहले कि हम शुरू करें, मेक श्योर आप वो सब्सक्राइब बटन हिट करें और नोटिफिकेशन बेल भी रिंग करें। हाँ, ताकि आप कोई भी ऐसी इंसाइटफुल डिस्कशन मिस ना करें। और एक कमेंट भी ड्रॉप करना, बताना आपको सबसे सरप्राइजिंग क्या लगा। बिल्कुल। हमारा मिशन सिंपल है। वील एक्सप्लोर क्वेश्चंस ऑन इंडियाज कोर इंडस्ट्रीज, की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट द एनर्जी सेक्टर। हम देखेंगे कि मुद्रा, CSR और उदय जैसी पॉलिसीज हमारी इकोनॉमी को कैसे शेप करती हैं। तो चलिए इंडिया के इंडस्ट्रियल बैकबोन की गहराई में चलते हैं। पहला सवाल, फ्रॉम 2015 कोर इंडस्ट्रीज का सुपरस्टार कौन? The question was, in the index of 8 core industries, which one of the following is given the highest weight? Options थे A, coal production, B, electricity generation, C, fertilizer production, और D, steel production. ओके, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ये इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज या ICI है क्या? एक तरह का इंडस्ट्रियल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड। सही पकड़ा। ये एक प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडेक्स है। इसे ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर DPIP मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज करता है। और इसमें 8 इंडस्ट्रीज हैं। एग्जैक्टली ये 8 इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन परफॉर्मेंस को मेजर करता है। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर ये इंडेक्स ऊपर जा रहा है, मतलब देश में प्रोडक्शन फुल स्पीड में है। कूल ना? बिल्कुल। अब आते हैं क्वेश्चन पर। वाह। ऑप्शन सर्जरी। हाईएस्ट वेट किसका है? द करेक्ट आंसर इज बी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। बिल्कुल सही। एज ऑफ अगस्त 2024 इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज सबसे ज्यादा है 19.85। वाह, ऑलमोस्ट 20%। हाँ, ये वो इंजन है जो बाकी सबको चलाता है। तो बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं? देखो, ए कोल प्रोडक्शन और डी स्टील प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, बट इलेक्ट्रिसिटी से कम वेटेज है। इनफैक्ट एक टाइम था जब स्टील टॉप पर था। अच्छा। हाँ, सो ये टॉपिक डायनामिक है, ये याद रखना। और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन? सी, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का वेटेज सबसे कम है, सिर्फ 2.63। ओके, अगर इसमें एलिमिनेशन लॉजिक लगाएं तो बहुत सिंपल है। कैसे? He is the boss. Without electricity, no industry can function. So it gets the highest weight. परफेक्ट। So mini recap. In short, highest weight in the core industries index goes to electricity generation. Simple as that. चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माइनिंग का फायदा लोकल्स को कैसे? ये क्वेश्चन 2016 से है। What are the purposes of district mineral foundations in India? ओके। इसमें 3 स्टेटमेंट्स थे। 1. Promoting mineral exploration activities in mineral rich districts. 2. Protecting the interests of the persons affected by mining operations. Or 3. Authorizing state governments to issue licenses for mineral exploration. ऑप्शंस दे 1 and 2, B 2 ओनली, C 1 and 3 ओनली और D 1, 2 and 3। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन या DMF एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है। ठीक है। ये MMDR एक्ट 1957 के 2015 अमेंडमेंट के तहत बनाया गया। ये उन डिस्ट्रिक्ट्स में बनता है जहां माइनिंग होती है। और इसका काम क्या है? इसका मेन काम है टू वर्क फॉर द इंटरेस्ट एंड बेनिफिट ऑफ पर्संस एंड एरियाज अफेक्टेड बाय माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस। इसकी फंडिंग माइनर्स के कंट्रीब्यूशन से आती है। रियल लाइफ एग्जांपल दो इसका। मतलब अगर झारखंड के किसी डिस्ट्रिक्ट में कोल माइनिंग हो रही है तो वहां के लोगों के लिए हॉस्पिटल, स्कूल या क्लीन वाटर के प्रोजेक्ट्स DMF फंड करेगा। अच्छा, तो इट्स लाइक गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, राइट? एग्जैक्टली। अब आते हैं स्टेटमेंट सर्जरी पर। स्टेटमेंट 1, प्रमोटिंग एक्सप्लोरेशन। ये गलत है। DNF का काम एक्सप्लोरेशन प्रमोट करना नहीं, बल्कि माइनिंग के नेगेटिव इंपैक्ट को कम करना है। इट्स वेलफेयर, नॉट बिजनेस प्रमोशन। ओके, तो स्टेटमेंट 1 आउट। स्टेटमेंट 2, प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट्स ऑफ अफेक्टेड पीपल। ये तो सीधा कोर मैंडेट लग रहा है। बिल्कुल सही, दिस इज द कोर मैंडेट। और स्टेटमेंट 3, ऑथराइजिंग लाइसेंसेस। ये भी गलत है। लाइसेंसिंग एक सेपरेट गवर्नमेंट फंक्शन है, DMF का काम नहीं। यहाँ एलिमिनेशन लॉजिक बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। कैसे? जैसे हमने स्टेटमेंट 1 को इनकरेक्ट मार्क किया
ऑप्शंस ए, सी और डी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। और बचा सिर्फ ऑप्शन बी। एग्जैक्टली, दैट्स द पावर ऑफ एलिमिनेशन। इसमें पेरिफेरल नॉलेज के लिए ये याद रखें कि ये MMDR एक्ट 1957 के अमेंडमेंट से आया है। एक्ट्स और उनके अमेंडमेंट्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट, तो इसका मिनी रिकैप। तो सार ये है, DMF is for welfare of people affected by mining, not for promoting more mining. नेक्स्ट आप 2016 का एक और सवाल, छोटे एंटरप्रेन्योर्स का सहारा, मुद्रा। क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना is aimed at इसके ऑप्शंस आसान थे। A. Bringing the small entrepreneurs into formal financial system. B. Providing loans to poor farmers for cultivating particular crops. C. Providing pensions to old and destitute persons. And D. Funding the voluntary organizations. ओके, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY 2015 में लॉन्च हुई थी। Right. इसका मेन गोल है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स और सोल प्रोप्राइटर्स को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाना, बेसिकली उनको फंडिंग प्रोवाइड करना जो फॉर्मल बैंकिंग से दूर थे। इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। सोचो कोई स्ट्रीट वेंडर है जो अपना ठेला बड़ा करना चाहता है, या कोई टेलर जो नई मशीन खरीदना चाहता है। हाँ, उन्हें बैंक से इजीली लोन नहीं मिलता। Exactly. मुद्रा उनके लिए है। Correct. अब आते हैं ऑप्शन सर्जरी पर। Correct answer is A. ये डेफिनेशन से परफेक्टली मैच करता है। Aim is to bring small entrepreneurs into the formal financial system. और बाकी गलत क्यों है? देखो, B. फार्मर लोन्स के लिए अलग स्कीम्स हैं जैसे KCC, मुद्रा नॉन फार्म सेक्टर के लिए है। ठीक है। C. पेंशन्स के लिए नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जैसी स्कीम्स हैं। और D. वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग का इससे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें कोई पेरिफेरल नॉलेज? हाँ। मुद्रा लोन्स के 3 कैटेगरीज हैं उनके ग्रोथ स्टेज के हिसाब से। शिशु, किशोर एंड तरुण। अच्छा, शिशु मतलब? अप टू 50,000 रुपीज। किशोर है 50,000 से 5 लाख तक और तरुण है 5 लाख टू 10 लाख। गॉट इट। इसका मेमोरी हैक? मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। नाम में ही माइक्रो यूनिट्स है, यानी स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। सिंपल। कूल। सो मिनी रिकैप, मुद्रा is equal to funding for small non-farm businesses. That's the key takeaway. अब थोड़ा करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं 2022 का। ऑनलाइन शॉपिंग के रूल्स, फॉरेन ई-कॉमर्स फर्म्स। क्वेश्चन था, with reference to foreign owned e-commerce firms operating in India, which of the following statements are correct? ओके, स्टेटमेंट्स। Statement 1, they can sell their own goods in addition to offering their platforms as marketplaces. Statement 2, the degree to which they can own big sellers on their platforms is limited. ये थोड़ा टेक्निकल है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूरी है। बताइए। इंडिया में ई कॉमर्स के 2 मॉडल्स हैं, मार्केटप्लेस मॉडल और इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। ओके, मार्केटप्लेस और इन्वेंट्री। मार्केटप्लेस मॉडल एक प्लेटफॉर्म है जहां बहुत सारे सेलर्स अपना सामान बेचते हैं, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट। ये एक डिजिटल मॉल की तरह है। और इन्वेंट्री बेस्ड? यहाँ ई कॉमर्स कंपनी खुद प्रोडक्ट्स खरीद कर यानी इन्वेंट्री होल्ड करके डायरेक्टली कस्टमर को बेचती है। अच्छा। इंडिया ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI को मार्केटप्लेस मॉडल में अलाउ किया है, बट इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में नहीं। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल? मतलब Amazon एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है जहां XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स अपना फोन बेचे, लेकिन Amazon इंडिया खुद Amazon बेसिक्स फोन्स का स्टॉक रख कर डायरेक्ट नहीं बेच सकता एज पर इन्वेंट्री मॉडल रूल्स फॉर फॉरेन फर्म्स। गॉट इट। अब आते हैं स्टेटमेंट सर्जरी पर। स्टेटमेंट 1 ये कहता है कि वो अपने गुड्स भी बेच सकते हैं। तो ये गलत हुआ। दिस इज रॉन्ग। FDI पॉलिसी के हिसाब से फॉरेन ई कॉमर्स फर्म्स इन मार्केटप्लेस मॉडल कैन नॉट ओन द इन्वेंट्री। ऐसा करने से वो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल बन जाएगा जिसमें FDI अलाउड नहीं है। ठीक है। और स्टेटमेंट 2 ये कहता है कि डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स इज लिमिटेड। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ये क्यों? There is a rule about control over inventory of a vendor, not ownership of the vendor itself. रूल ये है कि अगर कोई वेंडर अपनी 25% से ज्यादा परचेसेस मार्केटप्लेस एंटिटी से करता है तो उसकी इन्वेंट्री कंट्रोल मानी जाएगी। अच्छा। लेकिन प्लेटफॉर्म पर कितने बिग सेलर्स हो सकते हैं इस पर कोई लिमिट नहीं है। So what does this all mean? दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। Yes. सो करेक्ट आंसर इज D, neither one nor two. Memory hack. याद रखो, FDI in e-commerce is like being a mall owner, marketplace, not a shop owner inventory. आप किराए पर दुकान दे सकते हो, खुद दुकान नहीं चला सकते। Perfect analogy. Mini recap. Foreign e-commerce firms in India operate on a marketplace model. They cannot own inventory and there's no limit on owning big sellers, but there are rules on controlling their inventory. चलिए अब 2023 के क्वेश्चन पर जंप करते हैं। MSME की नई डेफिनेशन और बैंक लोन्स का सच। क्वेश्चन था, consider the following statements with reference to India. Okay. Statement 1. According to the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006, the medium enterprises are those with investments in plant and machinery between rupees 15 crore and rupees 25 crore. Statement 2. All bank loans to the micro, small and medium enterprises qualify under the priority sector. हाँ, ये क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन है। कैसे? सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। MSME की डेफिनेशन 1 जुलाई 2020 से चेंज हो गई है। अब इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों देखे जाते हैं। Right, I remember this. New definition क्या है? New definition for a medium enterprise: investment in plant and machinery not more than 50 crore rupees and annual turnover not more than 250 crore rupees. एक रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ, सो अगर एक कंपनी का इन्वेस्टमेंट 40 करोड़ है और टर्नओवर 200 करोड़ है तो वो एक मीडियम एंटरप्राइज है। ओके, बट अगर इन्वेस्टमेंट 60 करोड़ हो गया तो वो MSME नहीं रहेगी। समझ गया। अब आते हैं स्टेटमेंट सर्जरी पर। स्टेटमेंट 1 ये 2006 एक्ट का पुराना क्राइटेरिया बता रहा है।
न्यू 2020 डेफिनेशन के आने से ये स्टेटमेंट अब रेलेवेंट नहीं है और गलत माना जाएगा। तो क्वेश्चन इज अ ट्रैप टू चेक इफ यू आर अपडेटेड। एग्जैक्टली। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। और स्टेटमेंट 2, ये ऑल बैंक लोन्स वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी लगता है। हाँ, ये कहता है ऑल बैंक लोन्स टू MSMEs क्वालिफाई फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट लगता है, बट क्या? बट RBI गाइडलाइंस के मुताबिक all bank loans to MSMEs conforming to the guidelines qualify for classification under priority sector lending. गाइडलाइंस बस ये है कि वो स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज में एंगेज्ड हो। तो इफेक्टिवली स्टेटमेंट इज करेक्ट। यस, इफेक्टिवली ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वाओ, ये ऑल वाला स्टेटमेंट एक क्लासिक यूपीएससी ट्रैप है। लगता गलत है पर है सही। बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर इज बी, 2 ओनली। मेमोरी हैक। 2020 में डबल अपडेट। एमएसएमई डेफिनेशन में इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर दोनों, और बैंक लोन्स के लिए एमएसएमईज हमेशा प्रायोरिटी हैं। सो ऑल कंफर्मिंग लोन्स आर इन। ग्रेट। मिनी रिकैप। In short, old MSME definition is out, new one is in. And yes, MSME loans are a priority for banks. चले अब इंडस्ट्री सेक्शन का आखिरी सवाल 2024 का। सीएसआर का पैसा किसके लिए नहीं? The question is, with reference to corporate social responsibility CSR rules in India, consider the following statements. Okay. Statement 1. CSR rules specify that expenditures that benefit the company directly or its employees will not be considered as CSR activities. Statement 2. CSR rules do not specify minimum spending on CSR activities. Okay, CSR. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पहले। हाँ। CSR एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 एक मैंडेट है फॉर सर्टेन लार्ज कंपनीज। उन्हें अपने एवरेज नेट प्रॉफिट्स का कम से कम 2% सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज पे खर्च करना होता है। इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल? जैसे एक बड़ी IT कंपनी अपने प्रॉफिट्स का 2% यूज करके गवर्नमेंट स्कूल्स में कंप्यूटर लैब्स बनवाती है। दैट्स CSR। ओके, लेकिन अगर वो अपने ऑफिस में नया जिम बनवाए फॉर एम्प्लॉइज, वो CSR नहीं है। समझ गया। अब स्टेटमेंट सर्जरी। स्टेटमेंट 1. Expenditures that benefit its employees will not be considered as CSR. ये बिल्कुल सही है। रूल में लिखा है। हाँ, कंपनी CSR पॉलिसी रूल्स 2014 साफ-साफ कहता है कि एम्प्लॉई बेनिफिट एक्टिविटीज CSR नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट। अब स्टेटमेंट 2. डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग, ये गलत है। क्यों? सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्लियरली कहता है कि कंपनीज को एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स फ्रॉम द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स CSR पे स्पेंड करना है। सो देयर इज अ मिनिमम स्पेंडिंग स्पेसिफाइड। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। हाँ, सो द आंसर इज A1 ओनली। Here's where it gets really interesting. CSR is a hot topic for both prelims and mains. बिल्कुल। और इसमें पेरिफेरल नॉलेज के लिए ये भी जान लीजिए कि कौन सी कंपनीज CSR के लिए एलिजिबल है। हाँ बताइए। जिनका नेट वर्थ 500 करोड़ से ज्यादा, या टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा हो इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। Got it. Memory hack. Think of CSR as corporate social responsibility. The key word is social. अगर बेनिफिट एम्प्लॉय या कंपनी का है तो वो सोशल नहीं पर्सनल हो गया। और आगे? एंड द मैजिक नंबर इज 2%। Perfect. Mini recap. CSR is for society, not for employees, and the minimum spend is 2% of average net profits. चलिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलते हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। 2017 का सवाल, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कौन करेगा? क्वेश्चन था विद रेफरेंस टू नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओके, स्टेटमेंट्स। 1. It is an organ of नीति आयोग. 2. It has a corpus of 400,000 crores at present. ओके, पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी NIIF गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है देश में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को बढ़ाने के लिए। इसका अनाउंसमेंट यूनियन बजट 2015-16 में हुआ था। सो बेसिकली रोड्स, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा अरेंज करना इसका काम है। एग्जैक्टली। अब आते हैं स्टेटमेंट सर्जरी पर। स्टेटमेंट 1. इट इज एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग, ये गलत है। अच्छा, तो किसके अंडर है? इसकी गवर्निंग काउंसिल को फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं। इट इज नॉट पार्ट ऑफ नीति आयोग। ओके, और स्टेटमेंट 2. कॉर्पस ऑफ 4 लाख करोड़. ये फिगर भी गलत है। द प्रपोज्ड कॉर्पस वाज 40,000 crores। ओह, फिगर में एक एक्स्ट्रा जीरो लगाकर कंफ्यूज किया गया है। बिल्कुल। सो दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। द आंसर इज डी, नीदर 1 नॉट 2। UPSC loves playing with numbers and institutional details. इसका कोई मेमोरी हैक? NIS में F for fund and F for finance minister। ऐसे याद रखो कि नीति आयोग से इसका डायरेक्ट लिंक नहीं है और कॉर्पस 40,000 करोड़ था, ना कि 4 लाख करोड़। सही है। मिनी रिकैप, NIF is a government backed fund for infrastructure chaired by the finance minister with a corpus of 40,000 crore rupees, not 4 lakh crore rupees. चलिए अब 2023 का एक मैच द फॉलोइंग स्टाइल क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पोर्ट किस लिए फेमस? क्वेश्चन था कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। पेयर 1 कमराज पोर्ट, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। पेयर 2 मुंद्रा पोर्ट, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया। पेयर 3 विशाखापट्टनम, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। क्वेश्चन ये था, हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? Okay, let's check each pair. पेयर 1 कमराज पोर्ट, It was indeed the first major port to be incorporated as a company. इसका पुराना नाम एन्नौर पोर्ट लिमिटेड था, so pair 1 is correctly matched. ग्रेट। पेयर 2 मुंद्रा पोर्ट, ये गुजरात में है and it is India's biggest private port, so pair 2 is also correctly matched. ठीक है। और पेयर 3 विशाखापट्टनम, Largest container port in India, ये गलत है। अच्छा
तो लार्जेस्ट कौन सा है? इंडिया का प्रीमियर और लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी यानी JNPA है नवी मुंबई में। कुछ रीसेंट डेटा के हिसाब से मुंद्रा पोर्ट आगे निकल रहा है, बट विशाखापट्टनम इज डेफिनेटली नॉट द लार्जेस्ट। तो पेयर 3 गलत है। हाँ, सो पेयर 3 इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो 2 पेयर सही है, आंसर इज बी, ओनली 2 पेयर्स। बिल्कुल। इस नए पैटर्न में यू हैव टू नो ईच एंड एवरी पेयर, कोई एलिमिनेशन का स्कोप नहीं है। ट्रू। कुछ पेरिफेरल नॉलेज इस पर। इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं जो यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और लगभग 200 नॉन मेजर या माइनर पोर्ट्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। इसका कोई मेमोरी हैक? मैसिव एंड प्राइवेट, और कंटेनर किंग जवाहरलाल नेहरू JNPA है। Good one. Mini recap. 2 pairs are right. Kamarajar is India's first corporatized major port, and Mundra is the largest private port. Visakhapatnam is not the largest container port. Next, 2024 का question. Airports पर Greenfield versus Brownfield. नए airports की कहानी. Question था, consider the following airports. 1. Doni Polo Airport. 2. Kushinagar International Airport. 3. Vijayawada International Airport. In the recent past, which of the above have been constructed as Greenfield project? ओके, पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड का डिफरेंस समझते हैं। हाँ, ये जरूरी है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, जब कोई प्रोजेक्ट बिल्कुल जीरो से नई जमीन पर बनाया जाता है, लिटरली Okay. ग्रीनफील्ड पर। ठीक है। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, जब किसी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को रेनोवेट या अपग्रेड किया जाता है। Okay, so अब नया एयरपोर्ट बनाया तो ग्रीनफील्ड, पुराने को ही एक्सपैंड किया तो ब्राउनफील्ड। समझ गया। एग्जैक्टली। अब आते हैं एयरपोर्ट एनालिसिस पर। बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स या GFA पॉलिसी 2008 के तहत 21 नए एयरपोर्ट्स को अप्रूवल मिला है। ओके। 1. डोनी पोलो एयरपोर्ट जो ईटानगर में है, ये इस लिस्ट में है, सो इट इज अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ठीक है। 2. कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी लिस्ट में है, सो दिस इज ऑल्सो अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। और विजयवाड़ा? 3. विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिस इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, इट्स एन एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट दैट हैज बीन अपग्रेडेड, सो इट्स अ ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। वो सिर्फ 1 और 2 ग्रीनफील्ड है। द करेक्ट आंसर इज A, 1 and 2 ओनली। करेक्ट। इसका कोई मेमोरी हैक? इमेजिन अ ग्रीन फील्ड जहां नया पोलो मैच हो रहा है, डॉनी पोलो, और नए कुश आसान लगाए जा रहे हैं, कुशीनगर। ये दोनों नए हैं। क्रिएटिव। So mini recap. Doni Polo and Kushinagar are new greenfield. Vijayawada is old but upgraded brownfield. अब आते हैं हमारे फाइनल सेगमेंट पर, एनर्जी सेक्टर। चलिए। पहला क्वेश्चन 2015 से। ग्रीन एनर्जी का फाइनेंसियर आईरीडा। क्वेश्चन था, विद रेफरेंस टू द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड आईरीडा, which of the following statements are correct? Statement 1, it is a public limited government company. Statement 2, it is a non-banking financial company. ओके, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आईरीडा 1987 में बनी थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी या MNRE के अंडर आती है। और काम? इसका काम है रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी इफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करना और फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। सो सोलर पार्क लगाना हो या विंड फार्म, आईरीडा पैसा देगा? बिल्कुल। अब आते हैं स्टेटमेंट सर्जरी पर। Statement 1, public limited government company. दिस इज करेक्ट। और स्टेटमेंट 2, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। This is also correct. ये एक NBFC के रूप में एस्टैब्लिश हुई थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। हाँ, सो द आंसर इज C, both 1 and 2. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। कुछ पेरिफेरल नॉलेज। इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। वी आर 4th ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। और हमारे टारगेट्स? हमारा 2030 तक 500 गीगावाट्स नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी का टारगेट है, एज पार्ट ऑफ द पंचमृत प्लेज एट COP26। ग्रेट। मेमोरी हैक फॉर आईरेडा? आईरेडा के नाम में ही DA है, यानी देना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। फॉर व्हाट? RE यानी रिन्यूएबल एनर्जी। Simple and effective. Mini recap. IRADA is a government-owned NBFC that finances green energy projects. Let's look at a 2016 question about a very famous scheme. DISCOMs का उदय कैसे होगा? Question था, which one of the following is the purpose of उदय, a scheme of the government? ऑप्शंस थे, A, providing assistance to startup entrepreneurs, B, providing electricity to every household, C, replacing coal-based power plants, and D, providing for financial turnaround and revival of power distribution companies. Okay, concept clarity. उदय. उदय stands for उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। डिस्कॉम्स यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। हाँ, जो स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। करेक्ट, और अक्सर हैवी लॉसेस में रहती हैं। उदय स्कीम उनके फाइनेंशियल हेल्थ और उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए बनाई गई थी। इसका रियल लाइफ एग्जांपल? जैसे आपके स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अगर बहुत कर्जे में है, तो उदय स्कीम के तहत स्टेट गवर्नमेंट उसके डेट का एक बड़ा हिस्सा अपने ऊपर ले लेगी ताकि डिस्कॉम्स आगे से एफिशिएंटली काम कर सकें। अच्छा। अब ऑप्शन सर्जरी। I think option D is a perfect match. बिल्कुल, ऑप्शन डी इज द परफेक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोवाइडिंग फॉर फाइनेंशियल टर्नअराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। और बाकी ऑप्शंस? रॉन्ग है, बिकॉज ए स्टार्टअप्स के लिए नहीं, बी इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल के लिए सौभाग्य जैसी स्कीम्स है, और सी ये जनरेशन से नहीं डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। मेमोरी हैक. उदय का मतलब है सनराइज या रिवाइवल। किसका रिवाइवल? डिस्कॉम्स का। मिनी रिकैप. यूडे इक्वल्स फाइनेंशियल रिवाइवल ऑफ डिस्कॉम्स। सिंपल. चलिए अब 2019 का एक सवाल देखते हैं। गैस मार्केट का रेगुलेटर कौन? क्वेश्चन था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हाँ, गॉट इट. पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. PNGRB 2006 के एक्ट के अंदर बनी थी. इसका काम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस सेक्टर को रेगुलेट करना, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना और कॉम्पिटिटिव मार्केट्स को प्रमोट करना है. गॉट इट. अब स्टेटमेंट सर्जरी. स्टेटमेंट 1, फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी। ये गलत है. क्यों?
इंडिया में इससे पहले भी रेगुलेटरी बॉडीज थी, जैसे एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB, जो 1983 में बनी थी। Okay, so one is incorrect. Statement 2. Ensure competitive markets for gas. ये बिल्कुल सही है। ये PNGRB के कोर फंक्शंस में से एक है। ठीक है. और स्टेटमेंट 3, अपील्स गो टू इलेक्ट्रिसिटी ट्राइब्यूनल। This is a tricky but correct statement. रियली? हाँ, PNGRB एक्ट के लिए जो एपेलेट ट्राइब्यूनल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंडर बना है, वही काम करता है। एक ही ट्राइब्यूनल दोनों के लिए। इंटरेस्टिंग। यहाँ एलिमिनेशन लॉजिक काम आएगा। कैसे? जैसे आपने स्टेटमेंट 1 को इनकरेक्ट प्रूव किया, ऑप्शंस A, C and D एलिमिनेट हो जाते हैं। और आपको सीधा आंसर B, 2 and 3 ओनली मिल जाता है, even if you were not sure about statement 3. That's a great trick. Memory hack. PNGRB is for gas competition और उसकी अपील बिजली के ट्राइब्यूनल में जाती है, एनर्जी सेक्टर कनेक्शन। Perfect. Mini recap. हाँ. PNGRB is not India's first regulator. Okay. Its job is to ensure gas market competition, and its appeals are heard by the Electricity Appellate Tribunal. एक और 2019 का सवाल, कोल पर। कोल इन इंडिया, नेशनलाइजेशन से ऑक्शन तक। क्वेश्चन था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1, कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। 2, now coal blocks are allocated on lottery basis. 3, till recently India imported coal, but now India is self-sufficient in coal production. Okay, let's do a quick statement surgery. Statement 1, Nationalized under Indira Gandhi. This is correct. Coking coal mines 1971-72 में और non-coking coal mines 1973 में nationalize की गई थी। okay, 1 is correct. Statement 2, लॉटरी बेसिस, ये गलत है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक एलोकेशंस कैंसिल किए थे। उसके बाद कोल माइंस एक्ट 2015 आया और अब एलोकेशन ऑक्शन एंड अलॉटमेंट के थ्रू होता है, नॉट लॉटरी। right. और statement 3, India is self-sufficient. ये भी गलत है। इंडिया अभी भी दुनिया के लार्जेस्ट कोल इंपोर्टर्स में से एक है। हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन डिमांड पूरी नहीं कर पाती, स्पेशली गुड क्वालिटी कोकिंग कोल। तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है। हाँ, करेक्ट आंसर इज A, 1 ओनली। कुछ पेरिफेरल नॉलेज। इंडिया में ज्यादातर कोल गोंडवाना डिपॉजिट्स में मिलता है, स्पेशली दामोदर वैली रीजन में। ये बिटुमिनस टाइप का है। टर्शरी कोल नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। मेमोरी हैक फॉर दिस। इंदिरा गांधी इज नेशनलाइजेशन, ऑक्शन नॉट लॉटरी, इंपोर्ट नॉट सेल्फ सफिशिएंट। ये 3 पॉइंट्स याद रखो। Mini recap. Coal sector was nationalized under Indira Gandhi. Blocks are now auctioned, and India is still a major importer of coal. Okay, last question. 2023 से यूरेनियम है, पर बिजली कोल से क्यों? ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। Statement 1. India, despite having uranium deposits, depends on coal for most of its electricity production. Statement 2. Uranium, enriched to the extent of at least 60%, is required for the production of electricity. ओके, स्टेटमेंट सर्जरी। Statement 1. ये बिल्कुल सच है। इंडिया में यूरेनियम डिपॉजिट्स है, फॉर एग्जांपल इन आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। Right. बट हमारी इलेक्ट्रिसिटी का अराउंड 75% प्रोडक्शन अभी भी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से होता है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। और Statement 2. 60% enriched uranium. दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। क्यों? 5 का कॉन्सेंट्रेशन अराउंड 3 to 5% होता है। 3 to 5% only. हाँ, 60% और 80-90% एनरिचमेंट लेवल हाईली एनरिच्ड यूरेनियम या HEU कहलाता है, जो वेपन्स ग्रेड के करीब होता है। सो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो Statement 1 करेक्ट है और Statement 2 इनकरेक्ट है। The answer is C. यस, और इसमें एलिमिनेशन लॉजिक बहुत पावरफुल है। कैसे? देखिए, ईरान न्यूक्लियर डील की न्यूज से ये सबको पता होना चाहिए कि एनरिचमेंट लेवल्स फॉर पावर आर वेरी लो, 3 to 5%। हाँ, ये बात तो है। अगर आपको ये बेसिक फैक्ट पता है, तो आप स्टेटमेंट 2 को इमीडिएटली रॉन्ग मार्क कर सकते हैं। दिस एलिमिनेट्स ऑप्शंस A, B एंड D। आप सीधा करेक्ट आंसर C पर पहुंच जाते हैं। Brilliant. इसका मेमोरी हैक? पावर के लिए लो 3-5% एनरिचमेंट, बॉम्ब के लिए हाई एनरिचमेंट, और C फॉर कोल इज स्टिल द किंग ऑफ करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। Perfect. Mini recap. India uses coal for most of its electricity despite having uranium, and nuclear power requires only low 3 to 5% enriched uranium, not 60%. Whew. What a ride through India's industrial and infrastructure landscape. एब्सोल्युटली। हमने देखा कि कैसे कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स, ई-कॉमर्स रूल्स और CSR पॉलिसीज कंट्री के इकोनॉमिक हेल्थ को डिफाइन करती हैं। बिल्कुल, और हमने ये भी समझा कि गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे मुद्रा और उदय एंड बॉडीज लाइक NIIF और PNGRB सिर्फ एक्रोनिम्स नहीं है। हाँ, दे आर द टूल्स जो इंडिया के ग्रोथ स्टोरी को शेप कर रहे हैं। चलिए, आज की डिस्कशन के की टेकअवेज को क्विकली रिकैप करते हैं। गो अहेड। फर्स्ट, कोर इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज सबसे ज्यादा है। सेकंड, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस का मेन काम माइनिंग से अफेक्टेड लोगों का वेलफेयर है, माइनिंग को प्रमोट करना नहीं। थर्ड, फॉरेन ई-कॉमर्स फर्म्स इन्वेंट्री नहीं रख सकती, दे मस्ट बी अ मार्केटप्लेस। फोर्थ, CSR का पैसा एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए नहीं है और 2% मिनिमम स्पेंड का रूल है। और लास्ट, याद रखना, इंडिया अभी भी कोल इंपोर्ट करता है, वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट येट। ब्रिलियंट रिकैप। और अब एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। जरूर। As India aims for a 5 trillion economy, what is the single biggest bottleneck that needs to be removed from its industries, infrastructure और energy sector? क्या वो पॉलिसी है, एग्जीक्यूशन है या कुछ और? इस पर सोचिए। A fantastic question to end with. इस पे जरूर सोचना। मिलते हैं अगले ऐसे ही गहराई वाली चर्चा। दोस्तों, सोचिए, साल था 1991 और इंडिया के पास सिर्फ 15 दिन के इंपोर्ट्स का पैसा बचा था। सिर्फ 15 दिन?
It's almost unbelievable. देश मतलब अ काइंड ऑफ बैंक्रप्सी के कगार पर था और आज हमारे पास $600 बिलियन से भी ज्यादा के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, ये कोई जादू नहीं था। ये और रिजल्ट था कुछ बहुत बड़े इकोनॉमिक फैसलों का। बिल्कुल। और आज हम ऐसी कुछ माइंड ब्लोइंग इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स और यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की गहराई में उतरेंगे। We will try to decode this entire journey. तो अगर आप पहली बार यहाँ आए तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और कमेंट सेक्शन में एक फायर इमोजी ड्रॉप कर दो टू शो योर एनर्जी। लेट्स बिगिन। तो आज की हमारी चर्चा का मैप बिल्कुल क्लियर है। यस। हम यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को एक एक करके अनपैक करेंगे। राइट। वी विल स्टार्ट विद लैंड रिफॉर्म्स, फिर चैलेंज 5 ईयर प्लान्स की दुनिया में। ओके। उसके बाद हम 1991 के गेम चेंजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को समझेंगे। एंड दैट्स नॉट ऑल। नहीं, फिर हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, डिजिटाइजेशन और माइक्रो इकोनॉमिक्स के ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हाँ, और लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को भी मास्टर करेंगे। रेडियो। लेट्स डाइव इन। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल 2019 से। माइक्रो थीम, लैंड रिफॉर्म्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। करेक्ट। क्वेश्चन का मेन फोकस था कि इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था। हाँ, ऑप्शंस में कैश क्रॉप्स को प्रमोट करना, लैंडलेस फार्मर्स को ओनरशिप देना और लीगल बैरियर्स को हटाना जैसे पॉइंट्स थे। चलो इसके कोर लॉजिक को समझते हैं। देखो, लैंड रिफॉर्म्स का सिंपल मतलब था जमीन का न्यायपूर्ण बंटवारा, एग्जैक्टली। जस्टिस इन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। Yeah. आजादी के बाद प्रॉब्लम ये थी कि जमीन कुछ ही जमींदारों के पास कॉन्सेंट्रेटेड थी और करोड़ों किसान या तो उनकी जमीन पर मजदूरी कर रहे थे या टेनेंट्स थे। बिल्कुल। तो सरकार का एम इस सिस्टम को तोड़ना था। बेसिकली 4 मेन पॉइंट्स थे। ओके, व्हाट वर दे? पहला, जमींदारी सिस्टम खत्म करना। दूसरा, जमीन की हदबंदी या लैंड सीलिंग लगाना। लैंड सीलिंग मतलब एक लिमिट सेट करना कि कोई एक इंसान या फैमिली कितनी जमीन रख सकता है। करेक्ट। तीसरा, जो सरप्लस लैंड मिले उसे लैंडलेस फार्मर्स में बांटना। और चौथा? चौथा, किसानों को टेन्योर सिक्योरिटी देना, मतलब उन्हें जमीन से बेवजह निकाला नहीं जा सकता। इसको समझने के लिए एक पिज्जा की एनालॉजी लेते हैं। अच्छा। इमेजिन करो, एक बहुत बड़ा पिज्जा है जो सिर्फ एक इंसान के पास है और बाकी सब लोग भूखे देख रहे हैं। ठीक है। लैंड रिफॉर्म का मतलब था उस पिज्जा के अनफेयर बड़े स्लाइस को काटकर छोटे छोटे स्लाइस उन सबको देना जिनके पास कुछ भी नहीं था। सिंपल है ना? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सोशल जस्टिस एट इट्स कोर। अब इसी लॉजिक से ऑप्शंस को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके। तो एक गलत ऑप्शन था प्रीडोमिनेंस ऑफ कैश क्रॉप्स। ये एक क्लासिक यूपीएससी ट्रैप है। क्यों? क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स का फोकस फूड सिक्योरिटी और सबसिस्टेंस फार्मिंग पर था। मतलब देश का पेट भर सके। हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन भी फूड क्रॉप्स जैसे गेहूं और चावल पर फोकस था, कैश क्रॉप्स पर नहीं। राइट। कैश क्रॉप्स जैसे कपास या गन्ना। तो ये कहना कि कैश क्रॉप्स प्रीडोमिनेंट हुए, ये बिल्कुल गलत है। इसमें एक पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट भी आई थिंक। हाँ, बताइए। ये कैश क्रॉप्स ये तो कॉलोनियल एरा में ब्रिटिश प्रमोट करते थे अब फॉर देयर ओन बेनिफिट। करेक्ट। इंडिपेंडेंट इंडिया का फोकस पहले फूड सेल्फ सफिशिएंसी था। बिल्कुल सही। अब आते हैं दूसरे गलत ऑप्शंस पर। एक ऑप्शन पुरानी सीलिंग पॉलिसीज से रिलेटेड था। देखिए, 1971 में गवर्नमेंट ने फैमिली को यूनिट बनाकर एक नई स्ट्रिक्टर पॉलिसी लाई, सीलिंग कम की और लीगल लूपहोल्स बंद कर दिए। अच्छा। तो 1971 से पहले के सिस्टम पर बेस्ड कोई भी ऑप्शन इररेलेवेंट हो जाता है। तो द करेक्ट ऑप्शन सही ऑप्शन था प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्सेशन ऑफ रेंट्स एंड कन्फर्मेंट ऑफ ओनरशिप। ये लैंड रिफॉर्म्स का दिल है। यस, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही था ओनरशिप होल्डिंग्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करना ताकि जमीन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके और किसानों को सोशल जस्टिस मिले। टेक अवे यही है, जब भी लैंड रिफॉर्म्स का सवाल आए तो सोशल जस्टिस एंड इक्विटी फॉर फार्मर्स को कोर आइडिया मानकर चलना है। ठीक है, तो इसके लिए एक मेमोरी हैक बनाते हैं। ओके। इसे ऐसे याद रखो, लैंड रिफॉर्म्स इज इक्वल टू जमीन का बंटवारा, किसान का सहारा। बहुत बढ़िया, ये राइम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव याद रखने में हेल्प करेगी। तो मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, लैंड रिफॉर्म्स कैश क्रॉप्स के लिए नहीं बल्कि फूड सिक्योरिटी और किसानों को मालिकाना हक देने के लिए थे। दैट्स द की। ग्रेट। चलिए जमीन से ही जुड़ा हुआ अगला सवाल, बट अब हम सीधे 2024 में जंप करते हैं। माइक्रो थीम, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन था, विद रेफरेंस टू द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Statement 1. To implement the scheme, the central government provides 100% funding. Statement 2, under the scheme, cadastral maps are digitized. And Statement 3. An initiative has been undertaken to transliterate the records of rights from local language to any of the languages recognized by the Constitution of India. और ऑप्शंस थे कि इनमें से कौन से करेक्ट हैं। DILRMP नाम थोड़ा भारी है। हाँ, पर काम सिंपल है। इसका मकसद है देश के सारे जमीनी रिकॉर्ड्स को पेपर फाइल से निकालकर कंप्यूटर में डालना। बेसिकली पटवारी के बस्ते को डिजिटल बनाना। बिल्कुल, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, फ्रॉड कम होगा और लैंड डिस्प्यूट्स भी घटेंगे। इसका रियल लाइफ एग्जांपल सोचो, पहले जमीन खरीदने के लिए 10 ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे। अब DILRMP का विजन है कि आप घर बैठे एक क्लिक में, हाँ, एक क्लिक में किसी भी लैंड पार्सल का पूरा हिस्ट्री, ओनरशिप और मैप देख सको। जैसे Amazon पर प्रोडक्ट देखते हो वैसे ही जमीन का रिकॉर्ड। एग्जैक्टली। अब स्टेटमेंट्स की सर्जरी करते हैं। स्टेटमेंट 1, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100% फंडिंग। ये सही है या गलत? ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 1 अप्रैल 2016 से DILRMP को एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम बना दिया गया। अच्छा। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब ही होता है 100% फंडिंग बाय द सेंटर। सो स्टेटमेंट 1 इज अ बिग यस। ठीक है। स्टेटमेंट 2, कैडास्ट्रल मैप्स आर डिजिटाइज्ड। कैडास्ट्रल मैप्स
ये थोड़ा फैंसी वर्ड है। पर इसका सिंपल मतलब है वो मैप्स जो किसी गांव या शहर की जमीन के बाउंड्रीज दिखाते हैं। ओके, द बाउंड्री मैप्स। यस, DILRMP का एक कोर कंपोनेंट ही इन मैप्स को डिजिटाइज करना है ताकि क्लियर प्रॉपर्टी लाइंस पता चलें। तो स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है। अब तीसरा स्टेटमेंट जो ट्रांसलिटरेशन के बारे में है। ये एक ब्रिलियंट फीचर है। मान लो आपकी जमीन तमिलनाडु में है और रिकॉर्ड तमिल में है, लेकिन आप दिल्ली में रहते हो। ट्रांसलिटरेशन फीचर से आप उस रिकॉर्ड को हिंदी या किसी भी 22 शेड्यूल लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। वाओ, दैट्स यूजफुल। इससे लिंग्विस्टिक बैरियर्स खत्म होते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो 100% करेक्ट। इसमें एक पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। जरूर। इसी प्रोग्राम के तहत एक ULPIN या भू आधार भी बनाया जा रहा है। हाँ, हर लैंड पार्सल के लिए एक 14 डिजिट यूनिक ID। जैसे आपका आधार नंबर। कूल ना? बहुत। तो कंक्लूजन ये है कि तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इसलिए A, B, C एलिमिनेट हो जाते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज D 1, 2 and 3। इसके लिए मेमोरी हैक। DILRMP के लिए याद रखो 100% डिजिटल मैप्स इन 22 लैंग्वेजेस। परफेक्ट। ये फ्रेज तीनों करेक्ट स्टेटमेंट्स को कवर करता है। So, mini recap. DILRMP is a 100% centrally funded scheme for digitizing land maps and records with a cool multi-language feature. ग्रेट। तो जमीन के फिजिकल बंटवारे से डिजिटल मैनेजमेंट तक का सफर हमने देखा। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। उस दौर में जब इंडिया की पूरी इकोनॉमिक डायरेक्शन तय हो रही थी। यस, 5 ईयर प्लान्स। इस पर 2019 का एक सवाल है। माइक्रो थीम 5 ईयर प्लान्स। क्वेश्चन था, with reference to India's 5-year plans, which of the following statements is or are correct? Statement 1. From the second 5-year plan, there was a determined thrust towards the substitution of basic and capital goods industries. Statement 2. The fourth 5-year plan adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power. And Statement 3. In the fifth 5-year plan, for the first time, the financial sector was included as an integral part of the plan. 5-year plans 1951 से 2017 तक इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक तरह से ब्लूप्रिंट थे। हाँ, हर 5 साल के लिए सरकार टारगेट सेट करती थी। एग्रीकल्चर में कितना ग्रो करना है, इंडस्ट्री में क्या बनाना है, पॉवर्टी कैसे कम करनी है, एंड सो ऑन। इट वाज लाइक अ रोड मैप फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी। बिल्कुल। अब एक एक स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट 1. Second 5-year plan thrust towards substitution of basic and capital goods industries. This is absolutely correct. सेकेंड FIP जो 1956-61 में था इज फेमस फॉर द महालनोबिस मॉडल। हाँ, इसका कोर आइडिया था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशनलाइजेशन या ISI। मतलब जो हेवी मशीनरी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हाँ, वो अब इंडिया में ही बनाएंगे, सेल्फ रिलायंस, यू नो। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है। अब स्टेटमेंट 2. Fourth 5-year plan correcting concentration of wealth. This is also correct. Fourth FYP 1969-74 ने माना कि ग्रोथ जैसे स्टेप से ग्रोथ तो हुई, पर इसका फायदा बड़े किसानों और इंडस्ट्रियलिस्ट को ज्यादा मिला। एग्जैक्टली, अमीर और अमीर हो गए। तो इस प्लान का फोकस था ग्रोथ विद जस्टिस एंड गरीबी हटाओ। राइट। इसका एम था कि इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट वीकर सेक्शंस तक भी पहुंचे। सो करेक्टिंग वेल्थ कंसंट्रेशन वाज अ की ऑब्जेक्टिव। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। अब आता है ट्रैप। स्टेटमेंट 3. फिफ्थ 5-year plan फाइनेंशियल सेक्टर वाज इंक्लूडेड एज एन इंटीग्रल पार्ट। ये स्टेटमेंट गलत है। बिल्कुल गलत। फाइनेंशियल सेक्टर को प्लान का इंटीग्रल पार्ट 9th 5-year plan में बनाया गया था। 1997-2002, नॉट इन द फिफ्थ। फिफ्थ प्लान तो गरीबी हटाओ और सेल्फ रिलायंस पर फोकस था। थिंक फॉर अ सेकंड, 1970s में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की बात करना वाज टू अर्ली। हाँ, कॉमन सेंस लगाओ। तो जैसे ही आपने स्टेटमेंट 3 को एलिमिनेट किया, ऑप्शन C एंड D बाहर हो गए। अब बैटल है A और B के बीच। क्योंकि स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है, द क्लियर विनर इज A। इसके लिए एक मेमोरी हैक, इसे याद रखो। करेक्ट। सेकंड प्लान इक्वल्स टू हैवी मशीन, फोर्थ प्लान इक्वल्स टू हेल्प द पुअर, नाइन्थ प्लान इक्वल्स टू फाइनेंशियल रिफॉर्म। Perfect. So the mini recap is the second plan focused on heavy industries, the fourth on reducing inequality, and the financial sector became a focus much later in the ninth plan. और अब हम पहुंचते हैं उस मोड पर जिसके जिक्र से हमने आज की चर्चा शुरू की थी, 1991 रिफॉर्म्स। Micro theme 1991 reforms. ये वो पल था जिसने इंडिया की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। 2017 का सवाल था, which of the following have occurred in India after its liberalization of economic policies in 1991? 4 statements थे। 1. Share of agriculture in GDP increased enormously. 2. Share of India's exports in world trade increased. 3. FDI inflows increased. And 4. India's foreign exchange reserves increased enormously. तो ये वो सवाल है जो हमारे इंट्रो के मिस्ट्री को सॉल्व करता है। हाँ, 1991 में इंडिया वाज ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट। तब हमने LPG रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हमने इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल दिया, रूल्स आसान बनाए और प्राइवेट कंपनीज को ग्रो करने का मौका दिया। चलिए देखते हैं इसका नतीजा क्या निकला। स्टेटमेंट 1. शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP इंक्रीज्ड एनॉर्मसली। दिस इज अ ब्लंडर, बिल्कुल उल्टा हुआ। हाँ, 1991 के बाद सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रॉकेट की तरह ग्रो हुए। और एग्रीकल्चर का GDP में शेयर 1991 में 29% था, जो अब घटकर 15% रह गए हैं। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। और ये एक बहुत पावरफुल एलिमिनेशन पॉइंट है। स्टेटमेंट 1 को एलिमिनेट करते ही ऑप्शंस A एंड D आउट ऑफ द रेस। देखो 50-50 पे आ गए। एग्जैक्टली। अब बाकी स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 2. शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज्ड। यस, दिस इज करेक्ट। जब हमने अपनी इकोनॉमी खोली तो हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दुनिया भर में बिकने लगे। IT सर्विसेज, फार्मा, टेक्सटाइल्स। हाँ, आवर एक्सपोर्ट्स ग्रो। स्टेटमेंट 3. FDI inflows increased. करेक्ट अगेन। 1991 से पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट नेग्लिजिबल था। रिफॉर्म्स के बाद फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए लाइन में लग गईं।
From a few $1 million, we now get billions in FDI every year. और स्टेटमेंट 4, India's foreign exchange reserves increased enormously. Absolutely. 1991 में हमारे पास सिर्फ $5.8 billion थे. और आज 600 बिलियन से भी ज्यादा. This is a massive increase. So statement 4 is correct. इसका मतलब statements 2, 3 and 4 correct हैं. So the right answer is B. तो इसका memory hack है. Remember the post-1991 story as export, FDI, forex all went up, but agri's share in GDP went down. Great. Mini recap. In short, LPG reforms boosted exports, FDI and forex reserves. But the share of agriculture in the economic pie became smaller. इसी 1991 रिफॉर्म से जुड़ा एक और सवाल जो 2020 में आया. माइक्रो थीम 1991 रिफॉर्म्स. With reference to the Indian economy after the 1991 economic liberalization, consider the following statements. 4 statements. 1. Worker productivity increased in urban areas while it decreased in rural areas. 2. The percentage share of rural areas in the workforce steadily increased. 3. In rural areas, the growth in non-farm economy increased. And 4. The growth rate in rural employment decreased. ये नीति आयोग की एक रिपोर्ट पर बेस था. चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं. Okay. Statement 1. Worker productivity decreased in rural areas. This is incorrect. Data shows कि worker productivity rural और urban दोनों areas में बढ़ी है. अच्छा. हाँ, urban areas में growth ज़्यादा fast थी, but rural में decrease नहीं हुई. So statement 1 is out. Okay. Statement 2. Percentage share of rural areas in the workforce steadily increased. Again, उल्टा. Urbanization की वजह से लोग गांव से शहरों की तरफ move कर रहे हैं for jobs. हाँ. तो rural workforce का share steadily decrease हुआ है, increase नहीं. Statement 2 is also incorrect. तो जैसे ही statements 1 and 2 को eliminate किया, options A and D गए. Now it's between B and C. Statement 3. In rural areas, the growth in non-farm economy increased. This is the key change. बिल्कुल correct. अब rural economy का मतलब सिर्फ खेती नहीं है. Small manufacturing, construction, services. ये सब non-farm activities rural areas में तेजी से बढ़ी हैं. In fact, rural income का एक बड़ा हिस्सा अब non-farm sources से आता है. So statement 3 is correct. और statement 4. The growth rate in rural employment decreased. This is also correct as per the data provided in the source. Okay. Table 3.1 shows that the total rural employment growth rate was 2.16% in 1973-94, which fell to 1.45% in 1994-05, and then to minus 0.28% in 2005-12. So there was a decrease. तो statement 4 भी correct है. Since statements 3 and 4 are correct, the answer is B. इसका memory hack. Post-91 rural story. More money from non-farm jobs, but fewer new jobs overall. ठीक है. Mini recap. In short, after 1991, rural productivity increased, but workforce share decreased. The big story is the rise of the non-farm economy, even as overall rural employment growth slowed down. Okay. तो जब इंडिया ने दुनिया के लिए दरवाजे खोले, तो ग्लोबल मार्केट में compete करने के लिए क्वालिटी की जरूरत पड़ी. Micro theme. Standards. Bureau of Indian Standards, BIS, is mandatory for automotive tires and tubes. 2. AG mark is a quality certification mark issued by the Food and Agriculture Organization, FAO. BIS और AG mark ये quality stamps हैं. जैसे स्कूल में A+ ग्रेड मिलता है ना, वैसे प्रोडक्ट्स को ये मार्क्स मिलते हैं टू शो दे आर गुड क्वालिटी एंड सेफ. बिल्कुल. BIS इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए है और AG mark एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए. अब स्टेटमेंट 1 को देखते हैं. BIS mark is mandatory for automotive tires and tubes. Yes, this is correct. Safety एक बहुत बड़ा concern है. हाँ. To ensure tires and tubes meet safety standards, BIS certification was made mandatory for them in 2010. So, statement 1 is correct. इसमें एक पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट भी है कि BIS मार्क कुछ प्रोडक्ट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, हेलमेट्स के लिए मैंडेटरी है, पर बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए वॉलंटरी है. Right. अब statement 2. AG mark is issued by the Food and Agriculture Organization, FAO. ट्रैप अलर्ट. बिल्कुल. AG mark सुनने में इंटरनेशनल लगता है, but it's completely Indian. इसे डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन इशू करती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है. Not the FAO, जो कि एक UN एजेंसी है. AG mark में AG का मतलब एग्रीकल्चर और mark का मतलब मार्केटिंग है. तो इसका मेमोरी हैक. Remember, AG mark, AG is for agriculture in an Indian market, not international. ठीक है. तो स्टेटमेंट 2 गलत है, इसलिए ऑप्शंस B, C एलिमिनेट हो गए. The only option left is A. Mini recap. In short, BIS for tires is mandatory and correct. AG mark is Indian, not from FAO. Simple. चलिए क्वालिटी पे ही दूसरा सवाल 2017 से Micro same. क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. क्वेश्चन था. With reference to the Quality Council of India, QCI, consider the following statements. 1. QCI was set up jointly by the Government of India and the Indian industry. 2. Chairman of QCI is appointed by the Prime Minister on the recommendations of the industry to the government. Okay, QCI, Quality Council of India. QCI is the boss of quality in India. ये एक umbrella organization है जो quality standards को promote करती है. Think of it as a public-private partnership for quality. Exactly. अब statement 1. QCI was set up jointly by the government and the Indian industry. This is the core identity of QCI. It's a joint initiative. हाँ, Government of India और 3 बड़ी industry associations, ASOCHAM, CII and FICCI ने मिलकर इसे फॉर्म किया था. तो statement 1 correct है. अब statement 2. Chairman is appointed by the Prime Minister. ये भी correct है. The chairman of QCI is appointed by the PM based on recommendations from the industry. हाँ, ये unique structure government oversight और industry expertise दोनों ensure करता है. So statement 2 भी correct है. दोनों statements correct हैं.
So the answer is C, both 1 and 2. इसका मेमोरी हैक। QCI is equal to government plus industry, and the captain, chairman, is chosen by the coach, PM. परफेक्ट। Mini recap. In short, QCI is a joint venture of GERB and industry, and its chairman is appointed by the PM. Both facts are spot on. अब क्वालिटी से आगे बढ़कर आज के दौर के सबसे बड़े एनेबलर पर आते हैं, डिजिटाइजेशन। Micro theme. डिजिटाइजेशन। 2017 का सवाल था स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पर। Which of the following statements is are correct regarding Smart India Hackathon 2017? Okay, 3 statements थे। एक हैकाथॉन is like a marathon for coders. बिल्कुल। Students and techies get together for 24 or 36 hours straight और वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बिल्ड करते हैं। It's all about fast-paced innovation. हाँ, अब यहाँ कॉमन सेंस एलिमिनेशन यूज करते हैं। Look at statements 1 and 3. Okay? एक कहता है developing every city into smart cities in a decade. दूसरा कहता है making all financial transactions digital in a decade. Yes, ये ह्यूज मल्टी-बिलियन डॉलर नेशनल मिशंस हैं। Right. क्या ये एक हैकाथॉन इवेंट से अचीव हो सकता है? No way. A hackathon is about generating ideas and prototypes, not implementing massive national schemes. तो statements 1 and 3 are too ambitious and must be wrong. Wow. So just by eliminating 1 and 3, we are left with only one option, B. Let's check if statement 2 fits. Statement 2 कहता है an initiative to identify new digital technology innovations for solving problems. This is the perfect definition of a hackathon. हाँ, in Smart India Hackathon, government ministries problem statements देती हैं, like improving railway services. और स्टूडेंट टीम्स उनके लिए डिजिटल सॉल्यूशंस बिल्ड करती हैं। हाँ, so statement 2 is absolutely correct. Memory hack, hackathon equals hacking problems with code. It's about ideas, not decade-long schemes. In short, a hackathon is an innovation competition, not a giant national infrastructure scheme. Common sense elimination was the key here. चलिए, डिजिटाइजेशन पर एक और सवाल 2020 से। Micro theme, digitization. क्वेश्चन था साइबर इंश्योरेंस पर। In India, under cyber insurance for individuals, which of the following benefits are generally covered? Okay, cyber insurance is like a health insurance for your digital life. हाँ, if you get hacked या आपके पैसे ऑनलाइन चोरी हो जाते हैं। या कोई ब्लैकमेल करता है, साइबर एक्सटॉर्शन, this insurance helps cover your financial losses. अब इस सवाल में let's find the odd one out. Statement 2 को देखो। Statement 2 है cost of a new computer if some miscreant willfully damages it, if proved so. ये फिजिकल डैमेज टू हार्डवेयर की बात कर रहा है। Right. साइबर इंश्योरेंस डील्स विद डिजिटल एंड डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम्स। Physical damage, वो तो होम इंश्योरेंस या इलेक्ट्रॉनिक्स इंश्योरेंस कवर करेगा, not cyber insurance. तो स्टेटमेंट 2 इज द मिसफिट हियर। Okay, if we eliminate statement 2, then options A, C or D are all gone? The only option remaining is B. Let's double check statements 1, 3 and 4. Okay. Statement 1, restoration cost. Malware attack एक क्लासिक साइबर रिस्क है, सो सिस्टम को क्लीन करने का कॉस्ट कवर करना मेक्स परफेक्ट सेंस। Correct. Statement 3, hiring consultant for extortion. Ransomware attacks, cyber extortion का फॉर्म है। एक एक्सपर्ट को हायर करना is a valid cost. करेक्ट। और statement 4, legal defense cost. अगर आपका हैक्ड सोशल मीडिया अकाउंट यूज करके किसी को डिफेम किया जाए और वो आप पर सूट फाइल करे तो लीगल कॉस्ट वुड बी कवर्ड। करेक्ट। So 1, 3 and 4 are valid cyber risks, while 2 is a physical risk. The answer is indeed B. Memory hack, remember, cyber insurance is for data, not dents. It covers software data issues, not physical hardware damage. Mini recap. In short, cyber insurance covers digital problems like malware, extortion and legal costs, but not the physical damage to your computer. अब हम अपने आखिरी 2 सवालों पर आते हैं फ्रॉम कोर माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला 2018 से माइक्रो थीम opportunity cost. क्वेश्चन था इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट देन Okay. Opportunity cost. opportunity cost is the cost of the next best alternative forgone. सिंपल भाषा में जब आप एक चीज चुनते हो तो आप दूसरी चीज को ना कहते हो। उस ना कही हुई चीज की वैल्यू ही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ये सुन रहा है तो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइट बी वॉचिंग अ मूवी। The value of that movie experience is their opportunity cost. बिल्कुल। अब सवाल पर आते हैं। गवर्नमेंट कुछ फ्री दे रही है लाइक अ वैक्सीन और अ पब्लिक पार्क। ऑप्शन ए और बी कहते हैं कॉस्ट इज जीरो और इग्नोर्ड। दिस इज रॉन्ग। देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। एग्जैक्टली। वो वैक्सीन या पार्क बनाने में रिसोर्सेज, मनी, लेबर लगे हैं। वो रिसोर्सेज कहीं और यूज हो सकते थे। मे बी अ स्कूल और अ रोड। So there is definitely an opportunity cost. It's not zero and it's not ignored. तो द ट्रिकी पार्ट इज बिटवीन सी एंड डी, ट्रांसफर टू द टैक्स पेइंग पब्लिक वर्सेस ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? From us, the taxpayers. तो when the government spends money on a free commodity, it's actually the taxpayers' money. That could have been used for something else or could have remained in the taxpayer's pocket as lower taxes. Exactly. The ultimate burden or the cost is borne by the tax-paying public. Government is just an intermediary. Therefore, C is a more precise and accurate answer than D. Memory hack. Remember, government's free equals taxpayers' fee. The cost is just transferred. Mini recap. In short, nothing is truly free. The opportunity cost of government's free services is ultimately paid by the taxpayers. और अब हमारा आखिरी सवाल 2021 से। Micro theme, demand and supply. Question था, other things remaining unchanged, market demand for a good might increase if Okay, आगे 4 statements थे, but पहले concept समझ लेते हैं। simple rules of shopping, Law of demand. Price कम तो demand ज़्यादा. sale,
सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक के बदले दूसरा, कोक पेप्सी। एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, साथ में यूज होने वाले, कार, पेट्रोल। एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड कम होगी। और इंफीरियर गुड्स, इनकम बढ़ने पर जिनकी डिमांड कम हो जाए, लाइक लो क्वालिटी सीरियल्स। अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। स्टेटमेंट 1, प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस। Correct. If Pepsi becomes expensive, people will buy more Coke, so demand for Coke increases. Statement 2, price of its complement increases. Incorrect. If petrol becomes very expensive, people will buy fewer cars, so demand for cars will decrease, not increase. Statement 3, good is an inferior good and increases. Incorrect. By definition, when income increases, people stop buying inferior goods and move to better quality goods. So, demand for inferior goods will fall. Or statement 4, its price falls. Correct. This is the basic law of demand. If iPhone prices fall, its demand will increase. So, statements 1 and 4 correct हैं, statements 2 and 3 incorrect. Let's look at the options. Option A has 1 and 4 only. Perfect match. इसके लिए एक memory hack. Visualize a shopping cart. Substitute. Pepsi costly, grab Coke, demand up. Complement. Petrol costly, drop the car plan, demand down. Inferior. Got a raise, drop cheap noodles, demand down. And price fall. Sale on your favorite jeans, grab 2, demand up. Mini recap. In short, demand increases when its own price falls or the price of its substitute rises. Simple economics. What a session. चलो क्विकली रिकैप करते हैं। हाँ। हमने देखा लैंड रिफॉर्म्स का कोरियम था, फार्मर को जस्टिस देना। DILRMP 100% सेंट्रल फंडिंग से लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटल और मल्टीलिंगुअल बना रहा है। 5-year plans में सेकंड प्लान हेवी इंडस्ट्री के लिए था और फोर्थ प्लान इनइक्वालिटी कम करने के लिए। 1991 रिफॉर्म्स ने एक्सपोर्ट्स, FDI, फॉरेक्स को बूस्ट किया। पर रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ स्लो हुई एंड नॉन फार्म इकोनॉमी ग्रो हुई। हमने सीखा कि AMRK मेड इन इंडिया है, नॉट फ्रॉम FAO। और साइबर इंश्योरेंस डेटा के लिए है, डेंस के लिए नहीं। Finally, nothing is free due to opportunity cost and market demand is driven by simple logic of substitutes, complements and income. आज हमने 1991 रिफॉर्म्स के इफेक्ट्स देखे। Here's a thought for you to ponder. As India moves towards a 5 trillion economy with AI and automation changing the job market, do we need a new set of 1991 style big bang reforms? What would those reforms look like for the India of 2030? इस सवाल पर सोचना दोस्तों, and if you found this deep dive useful, make sure you hit that like button. Share it with your friends. और हमें कमेंट्स में बताइए कि आप अगला कौन सा टॉपिक कवर करवाना चाहते हैं। Until then, keep learning, keep